जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फटाफट जो है वो सेशन को ज्वाइन करिए। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियरली सुनाई दे रही है तो प्लीज बताइएगा। हम लोग करेंगे सेशन को स्टार्ट। ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी बस आ ही रहे होंगे। 2 मिनट के अंदर हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से और भी स्टूडेंट्स जुड़ जाइए। मैं डिस्प्ले कर रहा हूं आपके सामने स्क्रीन। 2 और 3 दिसंबर के करंट अफेयर्स को हम लोग जो है वो कवर अप करेंगे गाइस। तो आई होप कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ये जो करंट अफेयर्स है, ये सभी स्टेट सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, सभी एग्जामिनेशन के लिए, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस करंट अफेयर्स के अंदर हम लोग प्री मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो न्यूज को कवर अप करते हैं। क्वेश्चन आंसर फॉरवर्ड में न्यूज होती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज होती है और कंप्लीट न्यूज एनालिसिस कंडक्ट करवाई जाती है। और हर एक न्यूज के बाद जो है हम एक एमसीक्यू जो है वो कंडक्ट करते हैं। और ये मेरी इन्फॉर्मेशन, और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आई थिंक अभी अपलोड नहीं हुई है एप्लीकेशन पे, थोड़ी देर बाद एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगी, तो आप पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं। तो आज कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोग एक एक करके कवर अप करने वाले हैं, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सामने आया है, वो है एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल। इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर एक है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तो इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे कि ये क्या है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में, तो इसकी एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपको जो है वो होनी चाहिए ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड, कि क्या है ये ऑप्टिकल फाइबर्स, कैसे ये काम करता है। और देखो, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो न्यूज है, कितना क्यूट सा है, आपको एक स्पीसीज दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में ये कोई पोकेमॉन नहीं है, ये एक स्पीसीज है जो मैक्सिको की एक लेक में जो है वो पाया जाता है, मैक्सिको की झील में पाया जाता है। मैप में आप देखेंगे मैक्सिको को, तो देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप देखें, मतलब कोई भी न्यूज आती है उसमें कोई भी कंट्री के बारे में मेंशन होता है, तो तुरंत आपको मैप की तरफ जो है वो देखना है। और मैं आप सभी लोग को एक ही चीज कहूंगा कि आप जहां पर भी पढ़ाई करते हो, एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप जो है वो लेकर आ जाओ। मुश्किल से 50-60 रुपए का, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का मिल जाएगा, बड़े साइज का बड़ा वर्ल्ड मैप लेकर आओ और उसको अपनी दीवार पर चिपका लो। और जैसी कोई भी न्यूज आ रही है, कहीं पर भी किसी कंट्री की बात हो रही है, तो तुरंत आपको अपने वर्ल्ड मैप की तरफ देखना है कि वो कंट्री कहां पर है। तो उससे आपकी जो है वो ज्योग्राफी की नॉलेज जो है वो काफी अच्छी जो है वो होगी। एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर इस प्रजाति का नाम है एक्सोलॉटल्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा है। तो ये जो टॉपिक है आपके जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अभी रिसेंटली एक जनरेशनल स्मोकिंग बैन न्यूजीलैंड हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसने स्मोकिंग के ऊपर जो है वो जनरेशनल स्मोकिंग बैन लगाया है। तो ये क्या है, तो इसको हम लोग जो है वो समझेंगे। फिर यूएनएलएफ एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है, इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो इंसर्जेंसी वगैरह होती है ना, इंसर्जेंट्स जो होते हैं। तो यूएनएलएफ, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये आपके जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखेंगे ये रेड होल माइनिंग, ये क्या होती है, इसको हम लोग समझेंगे। ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जीएस पेपर 1 के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। फिर एक है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो इसको हम लोग जो है वो कवर करेंगे। फिर एक है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो इस प्रकार के सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। फिर इंडियन ओशियन टूना कमीशन, ये क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। फिर एक हम लोग को शेट्टेहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, तो इससे रिलेटेड हम लोग जानकारी लेंगे। तो ये टॉपिक्स हैं हमारे आज के, जिसको एक एक करके हम लोग जो है वो डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल। तो देखो, सबसे पहली चीज तो क्या हम लोग को समझ में आ रही है, पोर्टल यानी कि एक वेबसाइट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है।
तो देखिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में न्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है यहाँ पर। तो पर्पस क्या है एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल का, जिसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो है वो लॉन्च किया है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये पोर्टल जो है वो लॉन्च हुआ है, राइट, एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल। अब हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी कि हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो दैट मींस कि इस मिनिस्ट्री ने, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। तो कहीं ना कहीं अर्बन एरिया से एसोसिएटेड ये पोर्टल हम लोग को देखने को मिलेगा, एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल। तो पर्पस क्या है एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल का? तो पर्पस जो है ये है कि रॉ डेटा जो है वो इंडियन सिटीज से जो है वो का प्रोवाइड कराना है, यानी कि सिटीज के अंदर काफी सारे डेटा हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि किस प्रकार के डेटा, जैसे आप एक कलेक्टर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, तो सिटी से आप क्या अपेक्षा करते हैं कि कौन सा डेटा मिलना चाहिए सिटी से? एक अर्बन एरिया से क्या क्या डेटा बताओ? पॉपुलेशन, एक सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, और गरीबी, एम्प्लॉयमेंट, और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, और फूड सप्लाई चेन, और वो नहीं, वो ईसीआई का काम है, वो इलेक्शन कमीशन का काम है। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, और कौन सा डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो? गार्बेज का डेटा, रिसाइकलिंग का डेटा, मैन वुमेन रेशियो, चाइल्ड लेबर, है ना, तो ये सब चीजें, ये सब डेटा। तो मतलब कुल मिलाकर ये एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस प्रकार के सिटी के डेटा जो है उसको एक जगह पर जो है वो इकट्ठा करना। अब जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, आपके पास जब एक जगह पर डेटा आएगा तो आप उसकी बेटर तरीके से उसका एनालिसिस कर पाओगे, और एनालिसिस करने के बाद उस पर काम करके आप उसका रिजल्ट जो है वो बना पाओगे। जैसे आप देख रहे हो कि यार गार्बेज बहुत ज्यादा कलेक्ट हो रहा है, कलेक्शन तो अच्छा हो रहा है बट उसकी रिसाइकलिंग नहीं हो रही, तो आप फिर रिसाइकलिंग से रिलेटेड पॉलिसी पर काम करोगे। तो ये है एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव, कि रॉ डेटा जो है वो कलेक्ट करके एक जगह पर जो है वो लाकर रख देना। बात समझ में आई? नेक्स्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि पोर्टल के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन कवर होगी। तो जो मैंने आपको बताया डीजल कंजम्पशन की, कितना डीजल जो है वो लग रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा जो गाड़ियां जाती हैं डीजल्स। सेकेंडली वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग, क्योंकि आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आपको वाटर क्वालिटी पर भी ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट हेल्थ केयर, स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना जरूरी कि कितना हेल्थ केयर पर खर्चा हो रहा है। फोर्थ स्लम की पॉपुलेशन, गरीब लोग जो है वो कितने हैं, राइट। अब स्लम एरियाज जो होते हैं वो बेसिकली किसी भी जमीन पर उनका कब्जा हम लोग को जो है वो देखने को होता है, एक प्रकार का एंक्रोचमेंट होता है, तो आपको उस चीज पर ध्यान देना है। और इवन इस चीज पर भी ध्यान देना है क्योंकि स्लम एरिया से काफी सारी डिजीज जो है वो रिलीज होती है, राइट, क्योंकि हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता वहां पर, तो आपको उस तरीके की चीजों पर काम करना है। फिर रोड एक्सीडेंट, की रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौतें जो है वो कितने लोगों की हो रही है, तो इन सब एरियाज को जो है वो कवर करता है एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल। नेक्स्ट अर्बन आउटकम फ्रेमवर्क 2022 का पार्ट ये हम लोग को देखने को मिलता है, जिसका ब्रॉडर गोल जो है वो क्या है कि 14 सेक्टर्स जो है उनका डेटा एक जगह पर जो है वो लेकर आना। तो बस ये एक छोटी सी चीज है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और मेन ऑब्जेक्टिव यही कि डेटा जो है उसको अर्बन पॉलिसी डिसीजन और प्लानिंग के लिए जो है वो यूज करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि ये पूरा डेटा का आप उपयोग किस चीज में करोगे? प्लानिंग में करोगे, डिसीजन मेकिंग में करोगे, पॉलिसीज बनाने में करोगे, राइट। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं। एम्पलीफाइड 2.0 का गोल जो है वो क्या है? क्या है? बी, सपोर्टिंग डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग, बिल्कुल सही जवाब। इसका करेक्ट आंसर है बी की प्राइमरी गोल एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल का केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जो लॉन्च किया गया एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हम लोग को देखने को मिल रहा है डेटा संचालित नीति निर्माण का समर्थन करना, सपोर्ट करना डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग को। क्लियर? एम्पलीफाइड 2.0 काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो एम्पलीफाइड 2.0 से डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया? तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? अर्बन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया ना, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसका अब ये नाम जो है वो हम लोग को ये नया देखने को मिल रहा है। बेसिकली आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हम लोग को देखने को मिलता है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हुआ करता था, इसका नाम चेंज करके अब किया जा रहा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और इसकी एक नई टैगलाइन है जिसको आपको ध्यान में रखना है, आरोग्यम प्रमाम धनम। तो ये हम लोग को परम धनम, आरोग्यम परम धनम, तो ये इसकी टैगलाइन इन्होंने जो है वो दे दी है। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तो कहीं ना कहीं देखो आयुष्मान स्कीम के बारे में आपको पता होगा, 5 लाख का इंश्योरेंस, जो आयुष्मान कार्ड, हाँ इंश्योरेंस, हाँ एग्जैक्टली, इंश्योरेंस के पर्पस के लिए जो है वो रहता है, हेल्थ केयर। तो आपको क्या करना है, अब आपके पास आयुष्मान आ चुका है दिमाग में, तो आपको पता है कि हेल्थ केयर से रिलेटेड ही है, बस ये शॉर्टकट है छोटा सा, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे आयुष्मान देखो आपको तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए हेल्थ केयर से रिलेटेड है, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड है।
तो अब इसकी नई टैगलाइन इंट्रोड्यूस करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखो, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो ये चीज लेकर आए हैं, ये नाम जो इन्होंने किया है ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए, क्योंकि नाम एक ऐसी चीज होती है जिसको सुनकर एक इंसान रिलेट करता है। तो इस पर्टिकुलर सेंटर को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेंटर का उपयोग करें, इस पर्पस के लिए ये सेंटर जो है वो शुरू की, यानी कि नाम जो है वो उन्होंने चेंज कर दिया। 2018 में ये चीज लाई गई थी, ये सेंटर जो है वो लाया गया था, और आज की डेट में 1.6 लाख से भी ज्यादा सेंटर्स हम लोग को पूरे इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। अब ये सेंटर किस प्रकार की फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराते हैं? तो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर की फैसिलिटी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, जैसे कि जो प्रेग्नेंट मदर्स जो होती हैं, राइट, तो उनको बेबीज जो है वो देना है, राइट, तो उस समय उनका वो किया जाता है, यानी कि उनके वही ऑपरेशन वगैरह जो है वो यहाँ पर होते हैं, देखभाल यहाँ पर होती है, बच्चों की देखभाल यहाँ पर होती है। फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हम लोग को देखने को मिलती है, उसको ठीक करने पर काम किया जाता है, राइट। ईएनटी केयर हम लोग को देखने को मिलता है। क्या ईएनटी का फॉर्म क्या होता है? आईज नोज और टंग, एग्जैक्टली। ईएनटी केयर, ओरल केयर, राइट, रिहैबिलिटेटिव केयर मतलब रिहैबिलिटेशन, किसी भी चीज में ठीक करना, किसी भी चीज को, जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है शराबियों के लिए, है ना, उस टाइप से, हाँ, रिहैब जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो सब चीजें। मेंटल हेल्थ केयर सर्विस, फिर फर्स्ट लेवल केयर ऑफ इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है एकदम से किसी का एक्सीडेंट हुआ, तुरंत जो है उसको ट्रीट जो है वो करना, फर्स्ट एड जो है वो तुरंत जो है उसको देनी है। तो ये सब चीजें हम लोग को यहाँ पर इस सेंटर पर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर देखने को मिलती है। तो आपके लिए अब एक क्वेश्चन है कि नई टैगलाइन कौन सी इंट्रोड्यूस की गई थी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए? आरोग्यम परम धनम, ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वेरी गुड। आपको पता है आज की डेट में ऑप्टिकल फाइबर्स का उपयोग जो है वो हो रहा है किस चीज में? वाईफाई, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड बोलोगे आप, ब्रॉडबैंड में ऑप्टिकल फाइबर्स का उपयोग हो रहा है। क्यों ऑप्टिकल फाइबर में ऐसी क्या खास बात है? स्पीड है, काफी ज्यादा अच्छी स्पीड है। क्यों स्पीड है? क्योंकि ये फाइबर के कारण, ये फाइबर जो है वो किस चीज पर काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, TIR, ये चीज एग्जामिनेशन में पहले पूछ चुका है यूपीएससी, एक बार फिर से आपसे जो है वो पूछ सकता है। अब आपको एक और चीज बताए, कोविड के समय पर इंटरनेट एकदम से बूस्ट हो गया, हर एक व्यक्ति जो है वो इंटरनेट की तरफ जो है वो जुड़ गया। क्यों जुड़ गया? क्योंकि क्लोज था, ऑफिस वाले वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो ज्यादा इंटरनेट की आवश्यकता जो है पड़ना शुरू हुई। तो क्वेश्चन बस इतना था कि कोविड के समय पर मतलब क्यों इंपॉर्टेंस बढ़ गई फाइबर, ऑप्टिक फाइबर्स की या फाइबर केबल्स की, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस जो बढ़ गई? क्योंकि हर एक इंसान को जरूरत थी इंटरनेट की, दैट्स व्हाई उसकी डिमांड जो है बढ़ गई थी। नेक्स्ट, ये बनता कैसे? ये बहुत ही पतले जो ग्लास होता है ना, कांच जो होता है, तार टाइप के कांच होते हैं, यानी कि आप ये मान के चलो कांच को इस प्रकार से काट दो कि उसका तार बन जाए, तो ये बनता कांच से। और इसके पीछे जो साइंस है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसके अंदर मतलब बहुत तेजी से जो है वो क्या जाता है, यानी कि जो भी डेटा जो होता है, टेक्स्ट, इमेजेस हो गई, डेटा होगा, ये पूरी चीज बहुत तेजी से आती है, इमेजेस, वॉइस, वीडियोस, लॉन्ग डिस्टेंस पर जो है वो हाई स्पीड पे जो है वो ट्रैवल कर सकता है। फिर एक फिजिसिस्ट हुआ करता था 60 साल पहले, उसने इस चीज के बारे में जो है वो, यानी कि ये बोल दिया था कि भाई ग्लास के फाइबर्स इसने प्रपोज किए थे, बोला था कि ग्लास की मदद से जो है आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस बंदे का जो है वो नाम था, ये भौतिक विज्ञानी था, फिजिसिस्ट चार्ल्स काउ। तो चार्ल्स काउ इस व्यक्ति का जो है वो नाम था। हालांकि आपसे नाम वगैरह नहीं पूछते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, स्टेट पीएससी कभी कभी पूछ लेती है, बट ये इससे रिलेटेड नहीं पूछेगी। नेक्स्ट, ये चीज ध्यान रखना, कुल आंतरिक प्रतिबिंब यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस साइंस के ऊपर बेस्ड जो है ये ऑप्टिक फाइबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ये चीज आएगी। और सबसे पहले ऑप्टिक फाइबर केबल्स का एक्सपेरिमेंट लाइट के लिए किया गया था, रोशनी को जो है वो प्रोवाइड कराने के लिए, राइट। फिर उसके बाद जो है वो 20th सेंचुरी में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए उपयोग में करना शुरू कर दिया, यानी कि कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के पर्पस के लिए। फिर इसके अलावा मेडिकल साइंस की फील्ड में, लेजर टेक्नोलॉजी एंड सेंसिंग की फील्ड में इसका उपयोग काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको बताना है रिफ्लेक्शन, यस, कौन सा सिद्धांत हम लोग को देखने को मिलता है ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर बेस्ड है? तो प्रतिबिंब, है ना, रिफ्लेक्शन। ये देखो, ये कोई पोकेमॉन नहीं है पहली चीज, बट बहुत प्यारा सा स्पीसीज है ये, है ना, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, और ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, ये जीवित है मैक्सिको के अंदर। कहां पर है मैप में मैक्सिको? बताओ, वेयर इज मैक्सिको इन मैप? तुरंत जैसी कंट्री देखो, तुरंत मैप की तरफ जो है वो ध्यान जाना चाहिए। अमेरिका के नीचे देखो, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में देखो, दिख रहा है मैक्सिको? नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में दिख गया? तो हमेशा मतलब इवन अपने घर पे भी जहां पर पढ़ रहे हो, अपनी दीवार पर एक बड़ा सा जो है वो वर्ल्ड मैप चिपका के रखना ही है, और जैसे कोई भी कंट्री का नाम आ रहा है तुरंत मैप की तरफ हमें देखना है।
वो मैं इसलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस अपने घर के मैप की तरफ। गूगल जनरली लोग क्या करते हैं, गूगल में देख लेते हैं, वो गलत प्रैक्टिस है। क्यों गलत प्रैक्टिस है? क्योंकि जब एग्जामिनेशन में आप बैठोगे तब क्या, जैसे आज की रेट में आप लोग क्या करते हो, किसी को रास्ता बताना है और आप उस रास्ते से वाकिफ हो, जैसे आपको अपने घर जाना है तो आप आंख बंद करके पूरी चीज बता सकते हो, भाई यहाँ से मुड़ना है, वहां से करना है, ये करना है। सेम चीज आपको हेल्प करेगी आपकी एग्जामिनेशन में। तो आप जब बार बार एक इमेज को देखते रहोगे तो वो इमेज उस जगह की आपके दिमाग में जो है वो कैप्चर हो जाएगी। तो उस पर काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रजाति का नाम जो है एक्सोलॉटल्स, और 90% चांसेस है कि इससे रिलेटेड यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगी, क्योंकि स्पीसीज से रिलेटेड ये टॉपिक है, जीएस पेपर 3 का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्या है, मतलब एक कैंपेन इन्होंने वो शुरू किया था मैक्सिको ने, मैक्सिको की इकोलॉजिस्ट ने, जो ये परिस्थितिकी विदो जिनको हम लोग जो है बोलते हैं, यानी कि जो इकोलॉजी पर जो लोग काम करते हैं, जो इकोलॉजी साइंटिस्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, तो मैक्सिको के इन्होंने एक लॉन्च किया एक कैंपेन, जिस कैंपेन का इन्होंने जो है वो नाम रखा एडॉप्टा जोलॉटल। तो ये इन्होंने कैंपेन जो है वो शुरू किया इस प्रजाति को प्रोटेक्ट करने की, इस प्रजाति को कंजर्व करने के लिए, राइट, सपोर्ट करने के लिए। अब मैक्सिको की एक सिटी है, आप जानते हैं मैक्सिको सिटी, उसका एक लेक, वहां पर एक झील है जिसका नाम है जोचिमिल्को। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जोचिमिल्को लेक जो है वो कहां पर है, तो मैक्सिको में ये लेक है, जोचिमिल्को लेक। और आईयूसीएन की रेड लिस्ट आपको याद रखा, एनवायरमेंट की क्लास में आईयूसीएन के बारे में हमने कवर किया था। आईयूसीएन का फुल फॉर्म बताओ। इंटरनेशनल आईयू यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर नहीं नेचर। तो इस प्रकार के फुल फॉर्म याद रखना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और आईयूसीएन की एक रेड डेटा बुक हम लोग को देखने को मिलती है, जो एनवायरमेंट की क्लास में पढ़ाया हुआ था। रेड डेटा बुक में जो है अलग अलग प्रजाति को जो है वो अलग अलग कैटेगराइज जो है वो किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, भोपाल डीएम क्यों फोन कर रहा है? अननोन कॉलर। होगा शायद। चलो एनीवेज आगे की जो है वो चर्चा करते हैं। आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड की है वो हम लोग को देखने को मिल रही है। और ओरिजिन जो है वो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है इस नाम का, तो देखो एटीएल का मतलब वाटर और जोलोटल का मतलब मॉन्स्टर, यानी कि पानी का मॉन्स्टर है। ये वाटर मॉन्स्टर हम लोग को देखने को मिलता है, पानी का राक्षस है ये। बट इसको इसकी शक्ल देखकर बिल्कुल भी कहीं से राक्षस तो लग नहीं रहा है, क्यूट सा दिख रहा है वो। अब आगे की जो है वो हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये मैक्सिको एक कल्चरल आइकन है, तो ऑब्वियसली बात है, इतना अच्छा प्रजाति जो है वो दिख रहा है तो कल्चरल आइकन तो रहेगा ही है, राइट। फिर हम लोग को देखने को रहा है इसकी अब खास बात सुनो, जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है वापस नहीं बन जाती है, इसका ब्रेन भी अगर चला जाएगा तो वापस बन जाएगा। मतलब ये मान के चलिए आप, तो इसकी इतनी अच्छी मतलब वो है कि इसकी स्पाइनल कॉर्ड टूट जाएगी, इसका दिल हार्ट अटैक इसको आ जाए तो वापस बना लेगा अपने आप को। मतलब इसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी जो है बहुत अच्छी है, पुनर्जीवित करने की अपने आप को, यानी कि अंगों को क्षमता इसकी काफी अच्छी है। अच्छा पोकेमॉन वाला, हाँ होगा, क्योंकि देखो ये सब जो कार्टून वगैरह बनते हैं ये रियलिटी के ऊपर बेस कहीं ना कहीं ये हाँ वो रिलेट कर जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड इसकी टूट जाएगी तो ये खुद ब खुद अपनी स्पाइनल कॉर्ड को बना सकता है, तो ये इसमें क्षमता है। अब सिविल अमर नहीं, कोई चीज कटेगी तब वो बनेगी, अमर नहीं, हाँ एग्जैक्टली। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि इसकी रीग्रोइंग पावर जो है वो काफी अच्छी है, जो हम लोग को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फ्यूचर में हेल्प करेगी, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स को जो है वो ठीक करने में हेल्प करेगी। अच्छा पता नहीं, बाकी इस स्पीसीज का नाम याद रखना, एग्जामिनेशन में जो है आपसे पूछा जाएगा। और अभी स्पीसीज को खतरा जो है वो किस चीज से है, एक वाटर पोल्यूशन से, पानी भाई लोग प्रदूषित कर रहे हैं उससे खतरा है। फिर एक फंगस हम लोग को जो है वो यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, जिसको चिट्रिड्स फंगस जो है वो कहते हैं, जो स्किन ईटिंग डिजीज है, मतलब ऐसी बीमारी जिसमें स्किन जो है वो पूरी खराब होने लगती है। तो ये बीमारी के कारण उसको खतरा है। हैबिटेट लॉस, यानी कि हैबिटेट मतलब आवास, उसका घर, और घर क्या है, पानी है। तो अब हम लोग को देखने को पॉल्यूशन हो रहा है, उसका घर खराब हो रहा है, तो उसको कहीं और जो है वो जाना पड़ेगा। फिर सूखे के कारण वेस्ट वाटर लोग डिस्पोज कर देते हैं, खराब पानी जो है वो मिला देते हैं, तो उसके कारण इसको खतरा है। तो काफी क्लाइमेट चेंज का खतरा है इसको, तो ये चीज है। तो बताइए इसका क्या, वाटर मॉन्स्टर इसका आंसर है, जल राक्षस। बढ़िया। जनरेशनल स्मोकिंग बैन, तो अभी आपको न्यूजीलैंड कंट्री का नाम याद रखना है। न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर जो है क्रिस्टोफर लक्सन,
तो इस व्यक्ति ने जो है वो अभी जनरेशनल स्मोकिंग बैन लेकर आया। जनरेशनल स्मोकिंग बैन, आपको इस पर फोकस करना है मेनली। इसने बोला है कि जो भी बच्चे 2008 के बाद से पैदा हुए हैं वो स्मोकिंग नहीं करेंगे। तो ये चीज उसने अपने यहाँ पर रूल लेकर आ गई। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स में जो है आता है। अब ये क्यों लेकर आया? पहली चीज तो इन्होंने बोली कि इनकम जनरेट करने की, बट आई थिंक यू गाइस आर अवेयर अबाउट इट कि लिकर और इस इंडस्ट्री से सरकार को सबसे ज्यादा पैसा आता है ना। बट इसने बोला कि ये इनकम जो है वो जनरेट जो है वो करेगा इस तरीके से। अब कैसे इस तरीके से जनरेट करेगा? क्योंकि वहां पर ब्लैक मार्केट बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उस ब्लैक मार्केट को रोकने के लिए ये पॉलिसी जो है वो लेकर आया। और वैसे भी स्मोकिंग इज नॉट अ गुड हैबिट। जो भी करते हैं उनको जितनी जल्दी हो सके छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अवेयरनेस कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। कैंसर के केसेस हो गए और काफी से। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी स्टडी के पीरियड में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो ब्रेन जो होता है ना, अपने देखो ब्रेन के अंदर मेमोरी पावर जो होती है उसको खत्म करने का काम करती है ये। तो क्या टारगेट ईयर था? 2008। वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। यूएनएलएफ, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। तो ये बेसिकली एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। आप कह सकते हो इंसर्जेंट ग्रुप है। कहां का? मणिपुर का। अभी इसने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो है एक पीस एग्रीमेंट कर दी कि भाई हम शांति जो है मेंटेन करेंगे, यानी कि हम वहां पर लड़ाई झगड़ा जो है वो नहीं करेंगे। अब ये पीस एग्रीमेंट होता कैसे? पहली चीज तो इनकी डिमांड्स कुछ रहती हैं। इनकी ये डिमांड थी कि इनको जो है वो इंडिया से अलग होना है, मतलब इनको एक अलग टेरिटरी चाहिए, अलग स्टेट जो है वो चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो है वो नहीं, जैसे नक्सलाइट्स होता है भाई, उनकी डिमांड है भाई हमें नहीं गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा, हमें अपना खुद का जो है वो रूल चाहिए, राइट। और दूसरी चीज अब क्या हो रहा है, सबसे पहली चीज, अगर आप जैसा आगे चल के आप आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, फिर आप रॉ में जाते हैं, किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी में घुसते हैं, राइट, आईपीएस बनने के बाद, जैसे कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, क्या नाम है उनका? अजीत डोभाल। तो वो आईपीएस ऑफिसर है, राइट। और उसके बाद रॉ भी जो है उन्होंने ज्वाइन करी थी, और हाँ पाकिस्तान में रहे थे, भिखारी बन गए उनके। तो काफी सारे किस्से, कभी मौका मिले तो ऐसी चीजों को सुना करो, तो उससे आपको क्या मोटिवेशन अच्छा मिलेगा। मतलब क्या होता है कि अपन सोचते हैं कि यार थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए रील्स देख लें या वीडियोस देख लें, कोई भी हंसी मजाक वाला, उससे बेटर है कि आप अपने टारगेट से रिलेटेड वीडियोस देखो ना, तब आएगा मजा। वेब सीरीज भी देख रहे हो, टारगेट से रिलेटेड वेब सीरीज देखो, तभी तो आएगा मजा, मोटिवेशन आएगा। पढ़ना सिर्फ नहीं है। देखो मैंने आपको हमेशा बोल के रखा है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पढ़ाई इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। मेन चीज क्या है? आपकी कंसिस्टेंसी और आपका मोटिवेशन। यार 1-1.5 साल का एग्जामिनेशन है, राइट। पूरी प्रोसेस 1 से 1.5 साल की, मैक्सिमम 2 साल की पूरी प्रोसेस है। 1 साल आप तैयारी करते हो, 1 साल आप पूरा एग्जाम देते हो, प्रीलिम्स दोगे, फिर मेंस आएगा, फिर आपका इंटरव्यू आएगा, पूरे 1 साल लग जाते हैं इस प्रोसेस में, राइट। 2 साल की प्रोसेस है, 1 साल पूरी तैयारी और 1 साल एग्जाम। इन 2 साल की प्रोसेस में, यानी कि मान के चलो आपने आपको कंसिस्टेंट रख लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ाई, भाई अगर ऐसा होता तो हर आईआईटीएनसी तो यूपीएससी क्रैक कर रहे होते, बट ऐसा नहीं। वो क्रैक करेगा जिसके अंदर वो एबिलिटी और वो कैपेबिलिटीज है। तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज को जो है डेवलप करना है, और तभी डेवलप होगी जब आप इंटरनली मोटिवेटेड जो है वो रहोगे, कंसिस्टेंसी क्रिएट करने के लिए। महीने 2 महीने का एग्जाम नहीं है ना। नेक्स्ट अपन जो है बात कर रहे थे यूएनएलएफ के बारे में। यूएनएलएफ जो है वो बनती है 24 नवंबर 1964 को, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया से इसको अलग होना है, यूएनएलएफ को, और अलग होना, सेसेशन मतलब अलग होना। फिर नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिलता है कि ये ऑपरेट कहां पर करती है, तो मणिपुर के जो हिली एरियाज हैं वहां पर ये ऑपरेट करती थी। अब तो इन्होंने पीस एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है। अब पीस एग्रीमेंट से रिलेटेड ही बात हो रही है। आगे की बात करें, मिजो नेशनल फ्रंट 1986 में मिजो नेशनल फ्रंट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी एक पॉलिटिकल पार्टी में। इससे पहले भी एक ग्रुप हुआ करता था, वो भी इंसर्जेंट ग्रुप था, बट अब वो पॉलिटिकल पार्टी जो है बन गया। देखो जनरली क्या होता है, आपको टास्क दिया गया है कि भाई आपको इस ग्रुप के साथ जो है वो जाकर, आप एक आईपीएस ऑफिसर, आपको बोल दिया कि भाई जाओ और इस ग्रुप से जो है वो पूछो इनकी डिमांड जो है वो क्या है, वो अपनी डिमांड रखेंगे। बट क्या होता है कि नेगोशिएट आपको करना है, और नेगोशिएट इंडिया के इंटरेस्ट के लिए करना है। अगर उन्होंने बोला हमें अलग होना है, तो दैट डजंट मीन कि आप उनकी डिमांड को फुलफिल कर दोगे। भाई अलग कैसे होंगे उनको, पूछो। सर ये म्यांमार की आर्मी ने कराया है ना। हाँ, मिजो तो म्यांमार से एसोसिएटेड है। हाँ, कोई रिलेशन है उनके, हाँ, ट्राइबल रिलेशंस है, तो वो उनको सपोर्ट करते थे। बट मैं आपसे आप उसी चीज पे आने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, आप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हो आने वाले समय के, आप क्या देख रहे हो कि अच्छा इनको सपोर्ट कहां से मिल रहा है? बॉर्डर के उस पार से। और सपोर्ट मतलब फंडिंग, सपोर्ट मतलब वेपन्स। आपने बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर दिया, मजबूत कर दिया। सामने वाले को, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, कभी भी किसी से लड़ाई करनी है तो सामने वाले को फंड्स, सामने वाले के तोड़ दो, फाइनेंशियली उसको गिरा दो। जिस दिन आपने सामने वाले को फाइनेंशियली गिरा दिया, आप वॉर जीत गए। सेम केस यही था, इनको फंडिंग मिलना बंद। फिर फंडिंग मिलना जब बंद हुई, फिर क्या किया जाता है, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, और उनके ग्रुप में शामिल होकर उनकी आइडियोलॉजी को चेंज करने की कोशिश करता है। अजीत डोभाल काफी समय तक इंसर्जेंट्स रहे थे, खुद इंसर्जेंट बनकर इंसर्जेंट का माइंड वॉश है उन्होंने करना शुरू किया था नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में।
पाकिस्तान भिखारी बन के रहते पाकिस्तान के अंदर। बहुत कहानी है भाई साहब। आप भी आगे ये उस सर्विस की आप तैयारी कर रहे हो कि आगे चल के आप खुद ये बनोगे, आप खुद ये सब टास्क जो है वो जब करोगे, डील करोगे, तब आएगा मजा। तो उसके लिए माइंड प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सोचो इतना दिलेर माइंड कि आप दुश्मन के घर में जाकर दुश्मन का ही माइंडसेट चेंज करके उसको गले मिला के आ गए कि चलो भाई। ये हर किसी में क्वालिटी नहीं होती है, और अब हर किसी में नहीं होती, दैट डजंट मीन कि बाय बर्थ सब क्वालिटी लेके आते हैं। क्वालिटी आपको डेवलप करनी है और हो जाती है। जैसे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इशू आता है कि अरे यार हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है। जैसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को हिंदी लैंग्वेज में इशू है कि हिंदी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। पहले ही क्यों सोच रहे हो कैसे लिखेंगे, सीखना पड़ेगा भाई। रुको अभी टॉपिक कंप्लीट करूं। अभी देखो रुको, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर इंसर्जेंसी क्यों हो रही है। मल्टी एथनिसिटी, बहुजातीयता, अलग अलग जाति के लोग हैं, उसके कारण हर एक कल्चरल ग्रुप की एक अपनी अलग डिमांड होती है, राइट। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब उनको लग रहा है कि भाई हमारे साथ इनइक्वालिटी हो रही है एक प्रकार से, एक गवर्नमेंट एक को सपोर्ट कर रही है दूसरे को नहीं कर पा रही, राइट। बहुत सारे इश्यूज होते हैं। नेक्स्ट हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फैक्टर्स जैसे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे अत्याचार हुए, राइट। काफी सारी कम्युनिटी नहीं चाह रही थी इंडिया से जुड़ना, बट उनको फोर्सफुली जुड़ना पड़ गया, राइट। नेक्स्ट लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वहां पे डेवलपमेंट नहीं है। क्यों नहीं है डेवलपमेंट वहां पे? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डेवलपमेंट क्यों नहीं है बताओ? पैसा तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। वहां पर हिली टेरेन मेन जोग्राफिकल टेरेन, अपन उसी दिन तो डिस्कस कर रहे थे कि भाई हिली एरियाज पे, कल ही हमने डिस्कस किया था ना, एक कौन सा टॉपिक था हमने, बिहार के स्पेशल स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को हमने डिस्कस किया था। याद रखना है ये सब चीजें, मुझे याद नहीं रखनी है, आप लोग को रखनी है। नेक्स्ट डेमोग्राफिक चेंज। डेमोग्राफिक, उससे पहले आइसोलेशन एंड डेप्रीविएशन का सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड डेप्रीविएशन, अलगाव और अभाव की भावना। मतलब उनको लगता है नॉर्थ ईस्ट एरिया को कि अरे यार हमें तो यार चाइनीज बोलते हैं लोग, है ना। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को, आप हमेशा नोटिस करोगे कि उनको ऐसा लगता है कि अरे यार मेन इंडिया जो है वो हमें अपना मानती नहीं है, तो ये बहुत कंप्लेन रहती है उनकी। नेक्स्ट डेमोग्राफिक चेंजेस। डेमोग्राफिक चेंजेस मतलब डेमोग्राफी किसको बोलते हैं हम लोग? पॉपुलेशन, एग्जैक्टली, है ना। तो उसमें चेंजेस हम लोग को जो है नजर आ रहा है। नेक्स्ट और क्या प्रॉब्लम हो सकती है इंसर्जेंसी की? एक्सटर्नल सपोर्ट, बाहर से सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, जैसे चाइना से फंडिंग, म्यांमार से फंडिंग, पाकिस्तान से, यूएसए ने तक एक टाइम पर जो है वो करी है, राइट। नेक्स्ट क्योंकि ये सब कंट्रीज का मेन ऑब्जेक्टिव, जब लड़ाइयां जब होती है ना, तो ऐसा नहीं लगता कि लड़ाइयां आपस में एक दूसरे के साथ हो रही है, इंटरनली। जैसे पाकिस्तान, आपने वो वाली मूवी अभी अक्षय कुमार की थी ना, एक अच्छी मूवी थी, क्या नाम था उसका? बेल बॉटम नहीं यार, अक्षय कुमार की नहीं थी वो, यहाँ पर स्लीपर सेल्स जो है वो हॉलीडे है ना। तो वो एक्चुअल सही चीज है वो, कि काफी सारे लोगों को प्लांट कर दिया जाता है। इवन हम अपनी भी रॉ की बात करें तो हमारी रॉ भी वहां पर प्लांट करती है काफी सारे लोगों को बचपन से, कि यहाँ पर लो और हमारे लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो है वो दो। तो ये सब चीजें आप करोगे आगे चल के। नेक्स्ट परसीव्ड एक्सेस बाय इंडियन आर्मी। आफ्सपा, आफ्सपा का फुल फॉर्म बताएगा कोई? बताओ। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, एग्जैक्टली, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आसपा को लेकर काफी इश्यूज होता था, क्योंकि इनके पास इतनी पावर होती थी कि किसी के भी घर में घुस सकते हैं, किसी को भी बिना नहीं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना अरेस्ट वारंट के, और बिना जज के सामने प्रस्तुत किए अपनी उसमें ले जा सकते हैं कस्टडी में, राइट। तो उसके कारण लोग थोड़े परेशान थे। फिर फंडिंग, तो एक बड़ा इशू थी। ये फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स जो है अलग से बना लेना, क्योंकि ये चीज आप मेंस में जो है उपयोग करेंगे। हाँ, मेतई का इशू था वो, कुकी मेतई वाला। नेक्स्ट अब देखो क्या स्टेप्स जो है वो लिए जाते हैं इंसर्जेंसी को खत्म करने के लिए। सीज फायर एग्रीमेंट। सीज फायर क्या होता है? यथास्थिति, मतलब जैसी है वैसी की वैसी रहने दो, उसको रोक दो। मतलब जहां पर जैसे दोनों तरफ से इशू हो गया, अब शांत हो जाओ, ना हम आगे बढ़ेंगे ना तुम आगे बढ़ो। सीज फायर एग्रीमेंट। नेक्स्ट पीस टॉक्स, बातचीत की जाती है। नेक्स्ट मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, आफ्सपा आ जाता है। नेक्स्ट माइक्रो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो स्ट्रेंथन किया जाता है, मतलब कि छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एस्टैब्लिश की जाती है, जैसे कि आइडियोलॉजी चेंज की जाए, वहां के लोगों को अवेयर किया जाए रिगार्डिंग वेरियस थिंग, कि भाई लड़ो झगड़ो नहीं, उससे किसी का मतलब सभी का नुकसान होना है, फायदा किसी का नहीं होना है।
डेवलपमेंट करो। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, लास्ट के दो क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, इसके नोट्स जो है वो अलग से बना लेना। नेक्स्ट आगे की बात करें, अब देखो यूनियन गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आती है कि इंसर्जेंसी से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है, 80% सिविलियन की डेथ में गिरावट आई है और 6000 मिलिटेंट ने नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से सरेंडर जो है वो कर दिया। तो सोचो इतनी 80% सिविलियन, क्योंकि देखो लड़ाई जब होती तो आम जनता जो है बेजर में चपेट में जो है आ जाती है। तो बहुत सारी चीजें। क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1986 मिजोरम अकॉर्ड जो है वो साइन हुआ। वेरी गुड। वो आईबी 91 की बोला था। आईबी की बात कर रहे हैं। हाँ 71 है ना, 71 है, 1971। बांग्लादेश का जो इशू था, ईस्ट पाकिस्तान का, पाकिस्तान को घुसे गए थे वो तो हमने अपने एयर स्पेस को ब्लॉक किया था वाला। हाँ देखो ये ऐसी चीजें देखा, ऐसी चीजें नहीं यार, तेजस नहीं देख पा, तेजस देखनी है यार, तेजस रियल स्टोरी है। रानीगंज भी अच्छी है, मिशन रानीगंज अच्छी है, ये है ना रेड होल, अभी उसी के बारे में बात करने वाला हूं। माइनिंग में घुस जाते हैं। अब हम बात करेंगे रेड होल माइनिंग के बारे में। आपको याद होगा भी कुछ दिनों पहले हमने जो डिस्कस किया था उत्तराकाशी के सिलग्यारा टनल के बारे में, है ना। अब इसमें उपयोग किया गया मैनुअल ड्रिलिंग का, रेड होल माइनिंग का, क्योंकि नीचे आकर लोग जो फंस गए उनको निकालना है, तो रेड होल माइनिंग के थ्रू जो है वो निकाला गया। और ये चीज तो एक हम लोग को न्यूज जो है वो देखने को मिल रही है। अब रेड होल माइनिंग क्या है, देखो उसके नाम से में आ रहा है, एक छोटा सा गड्ढा जो है वो खोदा जाता है और उसमें एक आदमी को जो है वो भेजा जाता है और वो जाकर सर्च करता है और फिर दूसरों को जो है वो लेकर आता है। नेक्स्ट, रेड होल माइनिंग को क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? क्योंकि ये काफी खतरनाक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इतना सा आप होल कर रहे हो, कहीं पर भी ब्लॉकेज आ गया तो सामने वाला व्यक्ति अटक गया, राइट। और पहले ये रेड होल माइनिंग होती थी एक्चुअल में, काफी सारी कंट्रीज ने बैन कर दिया इसको। इवन इंडिया ने 2014-2015 में हमारी एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं नेशनल ग्रीन, मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ही बोला जाता है वैसे इसको हिंदी में भी। तो 2014-2015 में जो है वो इसको हमने भी जो है बैन कर दी कि रेड होल माइनिंग जो है वो कंडक्ट नहीं की जाएगी। बट क्या होता है, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आपको पता है कि नीचे लोग जो है फंसे हुए हैं, तो आप क्या करते हो, स्किल्ड जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो वर्कर्स होते हैं, तो उनको जो है आप भेजते हो, फिर जो बिल्कुल ट्रेन रहते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग को जो है ऑपरेशंस करना है। और जैसे लेबर्स की हम लोग बात करें, माइन में जो वर्कर्स वगैरह जो काम करते हैं, माइन वर्कर्स वगैरह, तो इन लोग उतने अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं होते डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, राइट। बट आज की डेट में इनको भी जो है वो ट्रेन किया जा रहा है, बट इंडस्ट्रीज प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देती नहीं है, इसलिए तो आज से होता है। आगे की बात करते हैं। अब देखिए, रेड होल माइनिंग के अलावा दो और मेथड्स का उपयोग किया गया। एक होता है वर्टिकल ड्रिलिंग और दूसरा होता है ऑगर माइनिंग। ऑगर माइनिंग को बर्मा खनन कहते हैं, राइट। ये होती कैसी, ये देख लो आप। वर्टिकल मतलब सीधे जो है वो खोद के आप नीचे जो है वो ले गए, यानी कि जहां पर लोग फंसे उस चैनल तक जो है आप लेके चले गए। और एक होती है ऑगर माइनिंग, फोटो में आप देख सकते हो ऑगर माइनिंग के, इनने क्या किया, साइड से गड्ढे जो है वो करना जो है वो शुरू कर दिया, यानी कि आप साइड से हॉरिजॉन्टली जो है आप जो है वो अंदर वो कर रहे हो, माइनिंग जो है वो कर रहे हो, यानी कि गड्ढा जो है वो खोद रहे हो अंदर की तरफ, लोग जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने के लिए। क्वेश्चन का आंसर बताइए। एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ही बोलिएगा। 2014 और 2015 दोनों समय पर किया गया था, इसमें ऑप्शन में 2014 था, तो ये करेक्ट आंसर है। अब एक टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, जिसको डीएओ के नाम से जाना जाता है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड, जैसे बिटकॉइन। क्या बिटकॉइन कोई सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है? बिटकॉइन को कोई चला रहा है? बिटकॉइन किसी को नहीं पता बिटकॉइन कौन चला रहा है, ये ऑटोनॉमस है, ऑटोमेटिकली जो है वो चल रहा है, राइट। अब डीएओ जो है उसका एक एग्जांपल है मेकर डीएओ। ये बेसिकली फाइनेंस की फील्ड में जो है वो काम करता है, ब्लॉकचेन का उपयोग फाइनेंस की फील्ड में करता है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता है कि बोर्ड मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिनको लोग जो है वो चुनते हैं, जिनके पास वोटिंग्स आती हैं, राइट। बहुत एक सिंपल इस फोटो की तरफ जो है वो आप देखो, इस फोटो में आप देख रहे हो एक है चेयरपर्सन, इस चेयरपर्सन को चुना होगा काफी सारे लोगों ने, है ना। अब क्या होता है, कई बार फेयर चीजें और ट्रांसपेरेंट चीजें नहीं होती, इवन इलेक्शंस में भी। अभी जो अपने इलेक्शंस हुए उसमें अगेन फिर से लोगों ने कहना शुरू कर दिया। अभी बीच में केस भी तो आया था, अभी एमपी का ये केस था, आपको शायद आपने पढ़ा होगा कहीं पे, मुरैना का था ना, वो एक दिन पहले ही वोटिंग, एक दिन पहले ही हो गई थी ना वोटिंग, उनने एक दिन पहले ही वोटिंग अटेम्प्ट कर दिया, तो इन्होंने प्रोटोकॉल जो है वो तोड़ दिए, राइट। तो अब क्या होता है, इसमें लोग घबराते हैं कि यार जो व्यक्ति हमने चुना है वाकई में हमने चुना है, वाकई में लोगों ने चुना है कि नहीं चुना। तो उसके लिए ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन डीएओ हम लोग को देखने को मिलता है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सिलेक्ट करना लोगों को, राइट। अब ये सिलेक्ट कैसे होता है, जैसे आपने वोट डाला किसी के लिए, तो जिसके पास जितने पॉइंट्स होंगे
वो फेयर जो है वो दिखाई देगा, राइट। और जैसे ही वो फेयर दिखाई देगा तो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो लिक कर लिया जाएगा। बट इसको क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि एक बार ये हैक भी हो चुका है। तो जब ये हैक हुआ, क्योंकि देखो इंटरनेट वाली चीजें ये हैक जो है वो हो जाती हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये है, इसके ऊपर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है इसको रेगुलेट करने की, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका गलत उपयोग किया जा सकता है, किसी के भी द्वारा, एक बड़े हैकर्स के द्वारा किया जा सकता है। तो ये चीजें हम लोग को देखनी होती है। इसमें आपको सिर्फ दो ही चीजें ध्यान में रखनी है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और ये लोगों को चुनने के लिए, इलेक्शन काइंड ऑफ चीजों के लिए जो है वो उपयोग में लाया जाता है, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट डेवलप करने के उपयोग में लाया जाता है। बताइए आप कौन सा प्लेटफॉर्म है जो हम लोग को देखने को मिलता है वोट के लिए उपयोग में लिया जाता है, वोटिंग के लिए? मेकर डीओ है ना, मेकर डीओ हम लोग को देखने को मिल रहा है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो ये एक सर्वे जो है वो कंडक्ट किया जाता है एनएसओ के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना। कभी कभी डायरेक्ट मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ये फलाना, ये कौन कंडक्ट करता है और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है। तो ये दो चीज ध्यान में रखना। पीएलएफएस जो है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एनएसएसओ के द्वारा जो है वो लाया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर ये डिपार्टमेंट या ऑफिस आता है। अब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, नाम से क्या समझ में आ रहा है? लेबर फोर्स, हाँ लेबर को फोर्स कर रहा है। जो फोर्स लेबर चलाती काम कराया जाता है उन लोगों के लिए। अरे लेबर फोर्स मतलब लेबर फोर्स, लेबर उल्टा क्यों कर रहे हो भाई? सीधा वर्ड देखो ना, लेबर फोर्स क्या होती है? कोई है? इतने सारे लोग एक बार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारी लेबर फोर्स का मतलब ये नहीं होता भाई। आप अब फिर तो आप हमारी आर्मी फोर्स को बोलोगे कि आर्मी से जो है फोर्सफुली काम कराया जा रहा है, ये कौन सी बात हुई? बहुत सारे लेबर इकट्ठा हो गए एक जगह पार्टिसिपेट करेंगे। एग्जैक्टली, मतलब मास लेवल पे, राइट। लेबर फोर्स सर्वे मतलब यू नो वेरी वेल कि भाई चेक किया जा रहा है। अब इस पे क्या चीज देखी जाती है? इसमें देखी जाती है वर्कर की पॉपुलेशन का रेशियो कितना है, कितने वर्कर्स हैं। अच्छा मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक लेबर किसको आप कहोगे? कौन सी एज के व्यक्ति को आप लेबर कहना शुरू कर दोगे? 14 प्लस, गलत। 15 हम लोग को देखने को होता है, बट अलग अलग जगह पर अलग अलग नियम है, राइट। जो वो डिपेंड करता है कानून के ऊपर, राइट। 15 to 65 फिर कोई आया? अरे ऐसा नहीं है, ऐसे तो आप 1 प्लस बोल दो, मतलब पैदा होते सही थी। 6 to, हाँ एजुकेशन के लिए हम लोग को 14 ईयर्स तक का जो है वो देखने को मिलता है, राइट। फिर लेबर 15 ईयर्स, बट 14 प्लस नहीं बोलोगे आप, एग्जैक्टली नहीं, मतलब वो नहीं। देखो कानून के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। पॉलिटी में इस चीज को मैंने क्लैरिफाई जो है आप लोग को किया था, अभी करेंगे। अच्छा आपने पढ़ा ही नहीं, आपने भी नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा पॉलिटी है ना, याद है कि नहीं है? हाँ रिविजन करते रहना, ठीक है। तो अब ये क्या बताते हैं? अब देखो बहुत, किस व्यक्ति को आप बेरोजगार बोलोगे? जो कमा नहीं रहा और जिसने एजुकेशन ली है तो वो एलिजिबल है काम करने के लिए। एजुकेशन ली है, जो एलिजिबल है काम करने के लिए, जो एलिजिबल है काम करने के लिए, उसको काम नहीं मिल रहा। जो विलिंग है, इच्छुक है, एलिजिबल नहीं बोलोगे, इच्छुक। भाई आप जैसे मैं हमेशा इस एग्जांपल को लेता हूं, हम अपनी कंट्री के अंदर बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट। ये लोगों ने बना के रखी हुई है। आप एक व्यक्ति डिग्री लेके आ रहा है एमबीए की, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 50,000 की जॉब मिलनी चाहिए, बट वो जा रहा है कंपनी के पास, उसको जॉब मिल रही है 25,000 की, तो वो छोड़ देता है, मतलब मुझे नहीं करना। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका जस्ट अपोजिट करो भाई, जॉब लो पहले। भाई जब आप जॉब लोगे, अपना परफॉर्मेंस दिखाओगे, तो ऑब्वियसली बात है इंक्रीमेंट आपका होगा भाई। फिर जॉब लेने का एचआर के पास जाओगे तो मैं नहीं आ रहा, छोड़ूंगा मैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपको रोकेंगे। आप अपनी स्किल्स और परफॉर्मेंस दिखाएंगे। ये चीज इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर लोग अपनी स्किल और परफॉर्मेंस पर काम नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि बैठे रहें, ऑफिस जाएं, चुपचाप काम करें, पैसा मिल जाए, ऑफिस आ जाए। सर अपना एग्जांपल बताओ ना। कौन सा एग्जांपल? कॉल सेंटर वाला? कॉल सेंटर वाला कौन सा? कॉल सेंटर वाला कॉल 6,000 की ना, स्टार्टिंग मेरी हुई थी कॉल सेंटर, 12th के बाद कॉल सेंटर ज्वाइन किया। अब ई-हेरेक्स है यहाँ पर, ये इसके पेट्रोल पंप नहीं है रिलायंस वाला, उसके साइड में मैंने ज्वाइन किया। तो उस समय 6,000, मैंने कहा अपन खुश, भैया 12th निकले हुए लड़के को 6,000 रुपए में सब कुछ हो जाता है, उसको तो पार्टी हो गई, हो गया वो हो गया, तो मैं खुश। अब वहां पर मुझे पहले महीने बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड मिल गया, तो अपन चौड़ हो गए। अब एक महीने के अंदर दोस्ती अच्छी कर ली हमने सबसे। तो मेरे साइड में भैया थे, 3 साल से थे वो, तो उनकी 15,000 रुपए सैलरी थी। तो मैंने एक बार पूछ लिया कि आपकी सैलरी है कितनी? मतलब 15,000। तो मैंने कहा रात में 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मैं भी काम कर रहा हूँ, ये भी काम कर रहा है, इसको 15 मिल रहा है, मुझे 6 मिल रहा है,
मैं तो बेस्ट न्यू कमर अवार्ड मिल चुका है, मैं चला गया एचआर के अंदर। तो मुझे कमलाश हुआ क्या, मेरे को 6,000 में बन नहीं रहा, तो 8,000, मैंने ठीक है ना। नेक्स्ट मंथ मतलब बेस्ट मंथ ऑफ एम्प्लॉय का अवार्ड मुझे मिल गया, फिर मैं पहुंच गया। जैसे मुझे अवार्ड मिलता था मैं नेक्स्ट डे पहुंच जाता था, मजा नहीं आ रहा। फिर वो बॉस खुद आ गया, मतलब वहां पे जो था, तो वो आया, बोलता कमलाश एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ डील, हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे, 9 बजे से लेकर आप जो है 10 सेल्स कर लो, सिर्फ 10 सेल्स आप कर लो और उसके बाद आपकी छुट्टी, फिर आप चले जाओ। मैंने ठीक है। 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे के अंदर 10 सेल्स मार के मैं उठ जाता था। और पूरी यानी कि मतलब 50 से 60 लोग थे हमारे पूरे ऑफिस में, मुझे अलग बैठा देते थे वो लोग सेल्स करने के लिए, और 50-60 लोग अलग, उनके 10 टारगेट सुबह तक नहीं हो पाते थे और मैं सट करके निकल जाता। अब उसकी चीज क्या थी, आपको चीजें पकड़नी, शॉर्टकट्स आपको देखने हैं। इवन इन दिस एग्जामिनेशन ये वो बता रहा हूं मैं आपको, एक चीज क्या होता है, काफी सारे लोग कन्विंस करते हैं लोगों को, ले लो ले लो, कन्विंस नहीं कर, मैं नहीं करता था। हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस का प्लान जो है वो बेचते थे। मैं एक बार पूछता था कि आप लॉन्ग डिस्टेंस लेते हो क्या, मैं स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलता था। मैंने कहा आप लॉन्ग डिस्टेंस यूज करते हो, बोलता हाँ। मैंने कहा आपका भी बिल कितना है, बोलता था इतना है। मैंने कहा वी आर प्रोवाइडिंग द प्लान एट दिस पर्टिकुलर प्राइस, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, वी आर गिविंग यू द बेस्ट ऑफर, सुधार नहीं चाहिए सर, अपनी सेल्स हो गई। क्योंकि मैं उस बंदे को ढूंढता था कि जो मेरे लिए वेट करे, मतलब दूसरे के पास ना रहे वो बंदा, मैं उसको जो है डील करूं। जैसे किसी मना किया, नो वी आर नॉट यूजिंग, दूसरा। गेम इज डिफरेंट, इवन इन सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन ऑल्सो, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। और मैंने आपको बताया ना कि 2 साल की बस प्रोसेस है, 2 साल की मेहनत। ये 2 साल की अगर आपने सही तरीके से निकाल लिया, कंसिस्टेंट तरीके से, तो आप बाप बन जाओगे शहर के। बोलते ना सबसे बड़ा गुंडा ऑफिसर, जो चाहोगे वो मिलेगा। हाँ, अलादीन के चिराग तो नहीं। देखो लॉ एंड ऑर्डर से चीजें करनी है, बाकी मेन चीज आप खुश नहीं रहोगे, आप खुश रहोगे 1-1.5 साल 2 साल तक, बट आपकी फैमिली, मजा आ जाएगा। अब सोचो ना यार, आज की रेट में आप लोग हॉस्पिटल जाते हो, वेट करना पड़ता है डॉक्टर के लिए, या कभी किसी पुलिस वाले ने रोक दिया, अरे सर करना रहता है, राइट। अगर आप गलत नहीं भी हो तो भी कई बार दबिश बनाई जाती है। जिस दिन ऑफिसर बन जाओगे, किसी की औकात आपकी और आपकी फैमिली की तरफ आंख उठाने की नहीं होगी। सब आपके घर के बाहर वेट करेंगे। आपने छींक दिया तो डॉक्टर भागते हुए आपके घर पे आएगा कि सर क्या हो गया, मैडम क्या हो गया। तो गेम इज डिफरेंट। इस गेम को अचीव करना है तो सिर्फ 2 साल की मेहनत है। लोग लगे रहते हैं 5 ईयर 10 ईयर्स प्लान में। 5 ईयर 10 ईयर का प्लान है ही नहीं, 2 साल का प्लान है। और आजकल तो लोग 11th क्लास से प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं 11th क्लास के हैं, पूरे हमें तो प्रिपेयर करना है। टीना दाबी, उसका इंटरव्यू देखना है, टीना दाबी का। उसके मदर फादर दोनों ब्यूरोक्रेट थे, मदर ने फिर जॉब छोड़ दी और फिर टीना ने जो है वो 11th क्लास से तैयारी करना शुरू कर दी, और बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में। अब क्या होता है कि आपको अगर पता है कि मेरा ये टारगेट है, मुझे अचीव करना है, आप जैसे मैं आपको ओथ ऑफ कमिटमेंट जो मैंने आपको दिया था, तो उस वो पढ़ रहे हो और उसकी नहीं पढ़ रहे हो, ऐसे ही रख दिया उसको, फाड़ के फेंक दिया गया। फिर उसको भाई चिपकाना है, डिजिटल नहीं रखना है। डिजिटल क्या रहता है, फोन में निपटा रहता है। भाई रोज सुबह उठो और उस मतलब पहला अपना काम बना लो कि मुझे वो ओथ को देखना है। वो इतनी बेहतरीन चीज है आपके लिए, क्या बताऊं मैं। तो शपथ जो आपको दिलवाई गई है उस पर काम करो बस। तो अपन को समझ में आ गया कि एम्प्लॉयड व्यक्ति, अनएम्प्लॉयड व्यक्ति वो है जो चाह नहीं रहा है, जो चाह रहा है काम करना बट उसको काम नहीं मिल रहा है, उसको हम अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। अब ये व्यक्ति जिसको काम ही नहीं करना, पूरा हमें काम नहीं करना, सुबह से लेकर शराब चाहिए, रात तक चाहिए, ऐसा व्यक्ति किसी काम का नहीं। और दूसरी चीज, मरे हुए व्यक्तियों के साथ आप लोग को बैठना भी नहीं है। क्या, मरे हुए दिमाग वाले व्यक्तियों के साथ नहीं बैठना कभी। कई बार आपको आपके दोस्त मिलेंगे, भाई अपन को क्या करना है, शादी कर लेते हैं, छोटा मोटा बिजनेस है या 30-40 हजार की नौकरी है, ऐसे लोगों से दूर रहो। ये बिल्कुल सही लोग नहीं है। उन लोगों के साथ बैठो जो बंदा आपसे बोले, आपको मोटिवेट करता रहे, तू कलेक्टर बन जा एक बार। ऐसा दोस्त होना चाहिए, तू कलेक्टर बन जा एक बार, साला वसूली मैं करूंगा, 100-100 करोड़ रुपए कमाएंगे। तो ये क्या होता है, एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग होती है। अब एक व्यक्ति बोल रहा है, मिडिल क्लास थिंकिंग क्या होती है, कॉमन मैन मिडिल क्लास थिंकिंग नहीं। मिडिल क्लास स्पेसिफाई इसलिए किया कि कॉमन के अंदर लेबर क्लास भी आती है। लेबर क्लास जो है वो सोचती नहीं है, मिडिल क्लास सोचता है। बट मिडिल क्लास क्या होता है, सीमित, कि सीमित रहो। सीमित नहीं रहना, यू गाइस आर ब्यूरोक्रेट्स, आप सीमित रहोगे तो गेम ओवर। बस ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी स्टेटस क्या होता है, तो प्राइमरी एक्टिविटी स्टेटस का मतलब हम लोग को देखने को मिलता है 365 दिन में, पिछले 365 दिन में हम लोग को देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति जो है उसने कितनी समय तक काम किया, यानी कि 365 दिन में कितने दिनों तक उसने काम किया। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस। नेक्स्ट,
कर वीकली स्टेटस मतलब 7 दिन, पिछले 7 दिन में जो है वो किसका क्या काम हम लोग को जो है वो देखने को मिला, बस। तो क्वेश्चन का आंसर बता दो, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं कौन देता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, पहली चीज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रम बल भागीदारी दल मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुआ है, राइट, जुलाई सितंबर 2023 में। इसका मतलब क्या हुआ? growing percentage of people in the labor force. अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। डी डिक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लोग जब पार्टिसिपेट करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज होगा ना, तो आपको बिल्कुल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो चलना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करना था, राइट। आई थिंक ये नहीं चाहिए। इंडियन ओशन टूना कमीशन, तो टूना बेसिकली ये बड़ी मछलियां जो होती है ना, मछलियों की प्रजाति, उसको टूना बोलते हैं। तो इंडियन ओशन टूना कमीशन मतलब कि ये कमीशन इंडियन ओशन की बड़ी मछलियों को टारगेट करता है, उनको प्रोटेक्ट करने पर फोकस करता है। तो वर्किंग पार्टी ऑन डेटा कलेक्शन एंड स्टैटिस्टिक्स, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। मुंबई के अंदर ये कमीशन हम लोग को जो है उसका देखने को मिला, और क्या नाम है, वर्किंग पार्टी ऑन डेटा कलेक्शन एंड स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि इन मछलियों का डेटा हम जो है वो कलेक्ट करेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव ये था कि डेटा को जो है वो कलेक्ट करना, टूनास यानी कि बड़ी मछलियां कितनी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, उनका डेटा जो है वो कलेक्ट करवाना। और ये इसको ऑर्गेनाइज करती है, ऑब्वियस सी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ही करेगी, क्योंकि फिशेस से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है। बड़ी मछलियों में बिल फिशेस आती हैं, शार्क आती हैं, रे आती हैं, राइट। टूना जो है ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनकी होती है, इनका मीट जो है वो बहुत बिकता है, लोग खाते हैं इसको, इसके मीट को, बहुत महंगा होता है इसका मीट, और इसका एनुअल ट्रेड हम लोग को 41 बिलियन यूएस डॉलर का जो है वो देखने को मिलता है। तो इकोनॉमिकली काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज की डेट में भाई आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे, आप देख रहे हो भोपाल के जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप बन गए, अपने कितनी सारी लेक्स है, तो आप फार्मर्स को जो है वो, या जो लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं कि इकोनॉमिकली लो है, तो उनको आप बोल सकते हो कि गो इनटू फिशरीज बिजनेस, फिशरीज का बिजनेस करो। काफी सारे लोग फिशरीज का बिजनेस करते हैं ना, तो वो चीज। अब ये जो टूना फिश हम लोग को देखने को मिलती है, सॉल्ट वाटर फिश, हम लोग सॉल्ट वाटर क्या होता है मुझे ये नहीं पूछना है, मैं क्या पूछ रहा हूँ आप समझ रहे हो? हाँ बताओ। फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर और ब्रैकिश वाटर। हाँ मैं स्केल की बात कर रहा हूँ, बताओ। 0 to 5 फ्रेश वाटर, 0 to 5 क्या, 0 to 5 के आगे क्या है, पीपीटी, पार्ट्स पर 1000 है ना। 0 to 5 पार्ट पर 1000 फ्रेश वाटर है, मीठा पानी। ब्रैकिश वाटर 5 to 35 और 35 अबव सॉल्टी सलाइन वाटर है ना। समुद्र का पानी जो है वो 35 पार्ट्स पर 1000 के ऊपर हम लोग को देखने को मिलता है। ये टेक्निकल डिटेल्स ध्यान रखनी है, एनवायरमेंट क्लास में कवर करी थी, आप लोग चिंता मत करो, जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन ने करी है, और आप भी, अपन आगे चल के फिर से पूरी चीज कवर अप कर लेंगे। आसान है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये थुन्नी ट्राइब की हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, तो वो आपको जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, थुनी नहीं। और फिर ये मतलब इसकी स्विमिंग एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है, ये सब चीजें। मीट के लिए इसको जाना है, शूशी डिश वगैरह होती है, आपने सुना होगा शूशी, तो वो चीज है। फिर इसके अलावा कुछ और वेल नोन स्पीसीज है, अटलांटिक ब्लूफिन टूना, येलो फिन टूना, फिर स्किप जैक टूना, तो ये सब टूना की प्रजाति हम लोग को देखने को मिलती है। बताइए जरा इसका क्या आंसर होगा? सी ऑब्वियसली, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? शेट्टीहाली। शेट्टी लोग कहां पे रहते हैं ज्यादा? साउथ की तरफ है ना। और क्या आ सकता है? कर्नाटक हो सकता है, शेट्टीज। तो हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है, इसने 6 महीने की डेडलाइन दी है कि भाई आप इको सेंसिटिव जोन जो है उसको बनाने में डिले कर रहे हो। इको सेंसिटिव जोन कुछ याद आ रहा है? टॉपिक पढ़ा है हमने पहले, ज्योग्राफी में पढ़ा था मैंने कि एनवायरमेंट में पढ़ा था। एनवायरमेंट में इको सेंसिटिव जोन कौन से जोन होता है? ये कौन से जोन होता है इको सेंसिटिव? सर जो मतलब जो जिस जोन को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो एक्सीडेंट, जिस जोन के अंदर ना कोई रिजॉर्ट, जैसे आप जंगल सफारी करने जाते हो तो वहां पर रिजॉर्ट्स वगैरह बने रहते हैं, तो वहां पर रिजॉर्ट्स अलाउड नहीं है, वहां पर किसी के मूवमेंट अलाउड नहीं है। वहां पर अगर कोई जाएगा तो उसको परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। वहां पर पेड़ आप नहीं काट सकते, वहां पर प्रजातियों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वहां पर रोड्स नहीं बनेंगे, राइट।
बट हाँ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट के रोड जो है बन सकते हैं अगर सरकार कहे तो इको सेंसिटिव जोन जो आप लोग को देखने को मिल रहा है वो उसमें डिले हो रहा है। अब इस डिले के कारण वहां पर क्या हो रहा है, अतिक्रमण यानी कि इंक्रोचमेंट, वहां पर लोग जो है वो आकर बसते जा रहे हैं और इसलिए वहां की रहने वाली प्रजातियों को और वहां की फॉरेस्ट लाइफ को जो है वो डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 1974 में जो है बनाया गया था, कर्नाटक के अंदर है ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? यूनेस्को कहां से होगा यार? हाँ। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने जो है वो 6 महीने की डेडलाइन दी है इको सेंसिटिव जोन को बनाने के लिए कर्नाटक को? शेट्टी हल्ली, शेट्टी भाई याद रखना, कर्नाटक। बताओ क्या है आंसर? ब्लैंक क्यों होगा? एनजीटी है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तो बोला है। अच्छा बोल दिया था क्या? ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अभी थोड़ी देर में 10 मिनट में हम लोग शुरू कर रहे हैं जीएस की क्लास। मतलब ये स्थिति आ गई सर को, चलो चलो